नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। हम नीट 2024 के लिए बायोलॉजी 1 लेक्चर सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम 12th क्लास के जितने भी चैप्टर थे जो आपके नीट के सिलेबस में दे रखे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम जो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं और एक ही लेक्चर के अंतर्गत हम पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके 5 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं 12th क्लास के। उसमें PYQ यानी कि 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी आपके नीट के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं साथ साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है ये 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। इससे संबंधित हम कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम साथ में इसके डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर आपके नीट 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और एक वेबसाइट है मेरी जिस पर आप लॉगिन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। देखिए, जीव जगत का मतलब क्या होता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव पाए जाते हैं उनके बारे में हमें इसके अंतर्गत स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जीवन अणुओं का एक अनोखा जटिल संगठन है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या व्यक्त होता है, जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, अनुकूलन, प्रजनन का कारण बनता है। देखिए, जीवन की हम बात करें तो हमने जब इवोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उस समय भी बात हुई थी कि सबसे पहले छोटे अणु बनते हैं, फिर वृहद अणु बनते हैं, वृहद अणु से फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स बनती है, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बनती है, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम टिश्यू बनते हैं। यहाँ पे टिश्यू लिखना मैं भूल गया, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू यानी उत्तक, और उत्तक के बाद में बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद में बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनती है बॉडी। फिर बॉडी बनती है, मतलब शरीर बनता है। तो ये क्या होता है, एक अणुओं से, मतलब छोटे से अणु से लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स शरीर होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है जिसके माध्यम से ये बॉडी है वो व्यवहार करती है, जिसमें आपकी वृद्धि हो सकती है, विकास हो सकता है, प्रतिक्रिया रिएक्शंस हो सकते हैं, अनुकूलन एडेप्टेशन हो सकता है और रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये सभी इसी के कारण बनते हैं। तो जीव जगत से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो जीवित जो जीव होते हैं इनके गुण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला गुण जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो वृद्धि यानी कि ग्रोथ। दूसरा है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। देखिए, एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें हम नहीं देखें क्योंकि आप सभी को पता है समय कम बचा है और हमें कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, तो हम फटाफट से इसको हम करते हुए चलेंगे। फिर आता है मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, इंटरेक्शंस, अंतःक्रिया, पर्यावरण के साथ क्या अंतःक्रिया है। ये आपकी 6 मेन फीचर होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में जीव जगत के गुणों के अंतर्गत दे रखे हैं। अब एक एक करके हम इनको डिटेल से यहाँ पर बात करते हैं। जीवित जीवों के गुणों के अंतर्गत जो पहला आता है वो है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। जैसे आप सभी इससे वाकिफ में हैं कि वृद्धि या ग्रोथ होता क्या है। देखिए, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, आप देखते हैं कितना सा छोटा होता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो चलना फिरना ये सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और फिर इसके शरीर के आकार में भी वृद्धि होती है। फिर ये कंडीशन आ जाती है, उसका शरीर और बढ़ जाता है, फिर ये और बढ़ जाता है, फिर ये बढ़ जाता है। इसके बाद में इसमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। कहने का मतलब जो जीव होते हैं ना, उन जीवों में वृद्धि जो होती है एक निश्चित समयावधि तक होती है या निश्चित आयु तक होती है। जबकि प्लांट्स की हम बात करें, छोटा सा प्लांट है, फिर ये इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, और फिर ये और बड़ा, फिर और बड़ा हो गया। लेकिन इसमें असीमित समय तक वृद्धि होती है क्योंकि इसके बाद में इसमें टहनियां बनती है, वो धीरे धीरे और लंबी हो जाती है। कहने का मतलब जो जीव होते हैं उसमें तो एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, हमारी हम बात कर रहे हैं। और प्लांट्स जो होते हैं उनमें निश्चित एक अनिश्चित समय तक वृद्धि होती है, इनमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जीवन भर वृद्धि
होती रहती है। देखिए, यह कोशिका विभाजन द्वारा कोशिकाओं की संख्या और द्रव्यमान में वृद्धि हो, द्रव्यमान मतलब मास, कोशिका विभाजन द्वारा। जैसे आप सामान्यतः हम देखें हमारे अंदर सेल का डिवीजन होता है, प्लांट्स मान लीजिए, एनिमल मान लीजिए, या एक कोशिकीय जीव मान लीजिए, तो सेल, एक सेल है, इससे 2 सेल्स बन गई, 2 से 4 बन गई। तो ये सेल में विभाजन होता है तो उससे क्या होता है, संख्या की वृद्धि होती है, ये भी हम वृद्धि कह सकते हैं। एक होता है द्रव्यमान, अगर ये इस प्रकार से बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, अपनी जो जगह होती है ना उसका आकार भी क्या करेगी, बढ़ा देगी। जैसे इसमें कोशिकाओं की संख्या कम थी, फिर इसमें ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा, तो अपना जो आकार होता है या द्रव्यमान जो होता है उसमें भी ये वृद्धि करती है। पौधों में वृद्धि उनके पूरे जीवन काल तक जारी रहती है, मतलब प्लांट्स जो होते हैं उसमें जब तक वो जीवित रहता है प्लांट्स, तब तक उसमें वृद्धि होती है। जीवों में वृद्धि एक निश्चित उम्र तक देखी जाती है। हालांकि कोशिका विभाजन में खोई हुई कोशिकाओं को बदलने के लिए इनमें क्षमता होती है। जैसे हम क्या हो गए, कंप्लीट हमारी वृद्धि होने के बाद लगभग 30 साल की जो आयु हो जाती है, उसके बाद में उसकी आयु नहीं बढ़ती है, 30 से पहले ही हो जाती है, 25 के आसपास हम मान सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें चोट वगैरह लगती तो वो जो क्षतिग्रस्त सेल्स होते हैं ना, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं वो बन जाती है। मूल रूप से वृद्धि द्रव्यमान और आकार में वृद्धि है, मास में, और जो आकार होता है उसमें जो वृद्धि होती है वही क्या है, मूल रूप से वृद्धि है। इस प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी बढ़ती है, सामग्री का सतह संचय, इसलिए वृद्धि जीवित जीवों की एक परिभाषित लक्षण नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में समझना आप लोग, ये जो हम यहाँ पे वृद्धि देख रहे हैं प्लांट और हमारे अंदर, तो आप लोग देखिए बाहर से हमें कोई भी चीजें ऐसे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। इनमें जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे यहाँ पर पहाड़ देखते हैं तो अगर वायु वगैरह या हवा चलती है तेज, तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और इस पहाड़ का आकार बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि निर्जीव वस्तुएं भी क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, लेकिन वो क्या करती है, सतह पर संचय, बाहरी रूप से क्या होती है, उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे आप रेगिस्तान में जो टिब्बे देखते हैं उसके बाहर से क्या होती है, मिट्टी आकर के उसके ऊपर जमनी शुरू हो जाती है, तो उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो ये क्या होते हैं, निर्जीव के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। इसी कारण क्या होता है, इसे हम परिभाषित लक्षण नहीं मान सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जीवित जीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, आंतरिक वृद्धि इनमें होती है, ठीक है। तो ये आपका जो पहला फीचर आता है ग्रोथ, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ग्रोथ से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ग्रोथ होती है, बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में समझना है कि किसी जीव के आकार में वृद्धि या उसके मास या द्रव्यमान में बढ़ोतरी क्या है, वृद्धि है। अब सेकंड जो फीचर आता है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन या प्रजनन। देखिए यह माता पिता के समान गुणों वाली संतान उत्पन्न करता है। ये हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे अंदर देखने को मिलता है, जो अधिकांश उच्च स्तरीय पादप होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में भी देखने को मिलता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि निम्न स्तरीय पादप उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें गेमेट्स नहीं बनते और इसमें गेमेट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है, लेकिन एसेक्सुअल में नहीं देखने को मिलती। और इन रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने समान ही संतति का उत्पादन करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई संतति बनती है तो वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होती है, जबकि एसेक्सुअल से बनती है वो सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होती है। जीव है ये अलैंगिक और लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन एक समान होते हैं। अगर एक कोशिकीय जीवों की हम बात करें, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, अगर वृद्धि हो रही है तो ये क्या करेगा, अपने जो साइटोप्लाज्म उसका विभाजन कर लेगा इस प्रकार से। तो इसमें विभाजन भी हो रहा है, मतलब वृद्धि भी हो रही है, और क्या हो रहा है, साथ में प्रजनन भी हो रहा है। तो ये एक जैसे ही है, पर्यायवाची शब्द हम बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि वे कोशिका विभाजन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पहले भी बना है। निचले जीव विभिन्न तरीकों से, जैसे कि मुकुलन है, पुनर्जनन है आदि द्वारा, स्पोर्स के द्वारा है, इसके अलावा हम बात करें फ्रेगमेंटेशन है, ये ऐसी विधियां होती हैं जिनके द्वारा प्रजनन करते हैं जो लोअर जो एनिमल्स जीव होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल भी दिए हैं। देखिए एक ये जो प्लेनेरिया है, इसका शरीर को कहीं से भी काट दो, एक नए बॉडी का निर्माण कर लेता है काटने के बाद। तो ये जो प्रोसेस होती है ये रीजनरेशन या पुनर्जनन कहलाती है।
एक यहाँ पर मैंने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है, ये हाइड्रा है, इसके ऊपर छोटी सी एक कलिका बन जाती है जिसे मुकुल कह देते हैं, बड कह देते हैं, और ये बड धीरे धीरे इस प्रकार की बड़ी आकार बना लेता है, फिर ये बड अलग हो जाती है और नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो ये बडिंग के द्वारा हाइड्रा में होता है। तो ये एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन के जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको। आगे देखिए, कई जीव प्रजनन नहीं कर सकते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते, जैसे कि खच्चर है, श्रमिक मधुमक्खियां है, बांझ मानव जोड़ा है। ये क्या होते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते। जैसे हम खच्चर की हम बात करें, खच्चर कैसे बनाता, जैसे गधा जो होता है ना, गधा और घोड़े, इनका संकरण करवाया और इनके संकरण से एक नई प्रजाति बनी जिसको हम खच्चर कह देते हैं। और ये जो खच्चर होता है ना, इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, ये नॉन फर्टाइल होते हैं। और हम बात कर लेते हैं जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये भी क्या होती है, नॉन फर्टाइल होती है। और बांझ जो महिला और पुरुष होते हैं उनमें भी क्या होता है, जनन नहीं होता है। इसलिए प्रजनन जीवित जीवों की पूर्ण परिभाषित संपत्ति नहीं है। इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, परिभाषित लक्षण नहीं मान सकते हैं प्रजनन को भी, क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रजनन नहीं करते। इसके बाद में तीसरा जो कैरेक्टर आता है वो है मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। कैसे होगा इतना जल्दी। हाँ, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। उपापचय वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है, और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का, एक बड़ा पदार्थ है उसको छोटे पदार्थों में तोड़ना, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जो छोटे पदार्थ हैं इनसे बड़े पदार्थ का निर्माण करना। कैटाबॉलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन, हमारे अंदर जो होता है। एनाबॉलिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह एक जीवित प्रणाली के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल योग है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक रिएक्शंस होती है, वो सभी मिलाकर के क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये जो होती है हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करने का एक साधन होता है। ये होती तो ये बाहर भी होती है, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी में होती है वैसी इसे हम बाहर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम डिफाइनिंग फीचर भी मान सकते हैं। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो जितनी भी हमारी बॉडी में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। यह जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता, ये बता चुका हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है परिभाषित कौन सी है, परिभाषित कौन सी नहीं है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो एक डिफाइनिंग फीचर होता है ये। उपापचय प्रतिक्रियाओं को शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्रों में प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब बाहर कर सकते हैं। पृथक उपापचय प्रतिक्रियाएं इन विट्रो जीवित चीजें नहीं है, मतलब अगर बाहर कर रहे हैं तो वो जहां पर हम कर रहे हैं, जैसे कि इन विट्रो है कोई परख नली वगैरह, या इनमें जो कर रहे हैं तो उनको हम जीवित नहीं मान सकते, बल्कि जीवित प्रतिक्रियाएं हैं। प्रतिक्रिया जीवित है लेकिन किसमें हो रही है उसको हम जीवित नहीं मान सकते। तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तीसरे लक्षण के बाद में आता है फोर्थ नंबर पे लक्षण सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। देखिए कोशिकीय संगठन भी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको भी हम डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। कैसे, ये मैं बता चुका हूं कि कैसे यहाँ पर एटम एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर ऑर्गेनल्स, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर बॉडी बनती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब होता क्या है, हमारी बॉडी की हम बात करें, हमारी बॉडी की सूक्ष्मतम अगर इकाई देखें तो वो सेल्स होती है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सभी जो जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अगर एक कोशिकीय जीव में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक जीव की बात करें तो उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक बहुकोशिका या एक कोशिकीय जीव की बात करें तो उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कहने का मतलब सीधा ही है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारे जितने भी इस पृथ्वी पे शरीर जीव पाए जाते हैं वो सभी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं।
यह जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता है। जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर अमीबा वगैरह हो गई। मल्टी सेलुलर की हम बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर हम आ गए, प्लांट्स आ गए, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। 2007 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। 5th नंबर पर जो आपका करेक्टर आता है वो कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना। कोई भी जीव है वो बाहरी वातावरण के प्रति कितना उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्स देता है, अपनी प्रतिक्रिया करता है, वो कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, कोई भी जीव देख ले आप, छोटे से लेकर के एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय जीव तक देख लो, सभी जीव होते हैं वो पर्यावरण के प्रति अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये जीवों की अपने पर्यावरण को समझने और पर्यावरणीय उत्तेजना हो, जैसे कि प्रकाश, पानी, तापमान, अन्य जीव, रसायन, प्रदूषक आदि पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको बायोटिक, एबायोटिक जितने भी फैक्टर होते हैं, चाहे वो जीव हो या इसके अलावा प्रकाश, पानी, तापमान, रसायन, प्रदूषक कुछ भी हो, उनके प्रति अगर वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो ये कॉन्शियसनेस होता है, जो कि प्रत्येक जीव के अंदर पाया जाता है। सभी जीव अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो अपने वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं, उनके प्रति अपनी क्रिया दर्शाते हैं। इसलिए जीवित जीवों की ये एक परिभाषित विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसनेस, यहाँ से क्वेश्चन बना है, कॉन्शियसनेस जो कि एक डिफाइनिंग फीचर है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास आत्म चेतना होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। मतलब वो जागरूक होता है, उसके प्रति विचार कर सकता है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं किस प्रकार का दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, ये सभी चीजें उसके दिमाग में आ सकती है, क्योंकि वो सोच सकता है, उसके बारे में विचार कर सकता है। तो इसी कारण वो आत्म चेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है मनुष्य जो होता है। तो ये आपकी 5 करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं, 6 कितने किए थे हमने, 1 मिनट, 6 किए थे ना। अंत्यक्रिया यहाँ पे नहीं किया हमने, तो अंत्यक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे है नहीं है, शायद गलती से यहाँ पे भूल गई। अंत्यक्रिया का मतलब क्या होता है, हम पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपस में जो जीव जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस स्थान पे रह रहे हैं आसपास, उन जीवों के साथ हम कैसे अंत्यक्रिया करते हैं, तो वो ये अंत्यक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो भी एक सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है ना, इसी का पार्ट है। तो ये 5 कैरेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। सजीव जगत में विविधता, जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बायो जो डाइवर्सिटी होती है, उसमें विविधता है, वो किस प्रकार से होती है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ाया था। हमने जब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग स्पीसीज होती हैं, और वो अलग अलग स्पीसीज मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं, एक कम्युनिटी का या फिर कह सकते हैं एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और उसमें जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं, उन्हें हम डाइवर्सिटी कह देते हैं, बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के जीव हैं, और ये सभी जीव मिलकर के क्या करते हैं, विविधता या बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की संख्या और प्रकार से तात्पर्य है जैव विविधता। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी संख्या, उनके अलग अलग प्रकार हैं, वो क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी है। वर्णित प्रजातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन, ये एनसीईआरटी का डाटा है जो याद रख लेना है। टोटल अभी तक जो वर्णित की गई है 1.7 से 1.8 मिलियन। सिस्टमेटिक्स यानी कि वर्गीकरण, जीवों की पहचान, वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक कहलाता। कोई भी जीव है उसकी पहचान करनी, पहचान के बाद में उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, और उसके बाद में उसका नामकरण, ये सभी चीजें का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक एक पुस्तक थी जो कि लिनियस के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स के बारे में इसमें वर्णन किया गया। वर्गीकरण की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, वर्गीकरण की देखिए इसमें 4-5 टर्म आती हैं जो आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक तो कैरेक्टराइजेशन यानी कि लक्षण वर्णन, आइडेंटिफिकेशन पहचान, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण। यह जीवों के चरित्रों यानी कि लक्षणों, जैसे कि बाहरी और आंतरिक संरचना, यानी कि जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, उनमें उसकी बाहरी संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका का प्रकार कौन सा है, विकास प्रक्रिया, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, पारिस्थितिकी आसपास का वातावरण कैसा है, इन सभी की समझ के आधार पर क्या होता है, उनका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, यह जीव का सही विवरण है जिससे नामकरण संभव हो सके। मतलब उस जीव का हमें सही से नामकरण अगर किया हमने, सही से पहचान की है, तो इसका आराम से हम नामकरण भी संभव हो जाता है। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण,
यह जीवों को लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहित करना। हमने किसी भी जीव की पहचान करने के बाद कौन कौन से लक्षण उसमें होते हैं वो हमें पता चल गया। अब उस जीव का क्लासिफिकेशन हम करते हैं और क्लासिफिकेशन के लिए हम उसे किस टैक्सा में या किस श्रेणी में रखते हैं, तो वो आपका वर्गीकरण हो जाएगा। नोमेनकल्चर यानी कि नामकरण, वर्गीकरण कर दिया तो वर्गीकरण के बाद में उसका नामकरण किस प्रकार से देंगे वो आ जाएगा। तो नामकरण देना हो जाएगा इसका, यह जीवों के नामों का मानकीकरण है जिससे कोई जीव पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता हो। दो घटकों के साथ नामकरण की प्रणाली को द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनकल्चर जो कि लीनियस के द्वारा दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम बात करें, कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर इस देश की हम भारत की बात करें तो हम कबूतर को कबूतर कहते हैं, लेकिन इसे हम अगर अमेरिका में जाएंगे, इधर इंग्लैंड में जाएंगे तो वहां पर कबूतर थोड़ी बोलते हैं, तो वहां पर पिजन बोलते हैं। तो वो जो पिजन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम होता है कोलंबा निविया। तो जो नाम होता है ना इसका साइंटिफिक, वो एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कि जो हम किसी भी जगह चले जाए, किसी भी देश में चले जाए, पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से उसे जाना जा सके, तो वो उसका नामकरण हो जाएगा। इसके लिए एक द्विपद नामकरण पद्धति विकसित की गई थी जो कि लीनियस ने दी थी। इसके लिए कुछ यहाँ पे संस्थाएं हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसकी बात कर लेते। देखिए वानस्पतिक नाम के लिए अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण संहिता, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर जो है ये नियम निर्धारित करती है बोटनी के नामकरण के लिए या वानस्पतिक नामकरण के लिए। 2007 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। जंतुओं के नामकरण के लिए है ICZN, जूलॉजिकल नामकरण के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, इसके द्वारा रूल निर्धारित किए जाते हैं। बैक्टीरिया के नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड है ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर बैक्टीरिया। वायरल नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय कोड है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनकल्चर। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान में रख लेना, इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है। अब जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर है, द्विपद नामकरण, उसके सार्वभौमिक नियम क्या है? सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सभी जगह वो एक समान रूप से लागू होते हैं। वैज्ञानिक नाम लेटिन या लेटिनिक अर्थ होने चाहिए। जो नाम लिखे जाते हैं वो लेटिन भाषा में ही लिखे जाते हैं। इटैलिक में लिखे जाते हैं, मतलब इस प्रकार से जो क्रॉस लिखते हैं ना, ये इटैलिक में लिखे जाते हैं। इसकी हम अभी बात कर रहे हैं। हस्तलिखित होने पर उन्हें अलग से रेखांकित किया जाता है। अलग, अगर हम यहाँ पर पेंथ्रा, एक मिनट, अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं वंश का नाम पेंथ्रा, तो हम इसको क्या करेंगे? अलग से अंडरलाइन करें, ठीक है। पहला शब्द जीनस नाम होता है जो कि जेनेरिक नाम होता है, और दूसरा शब्द प्रजातिक होता है जो विशिष्ट विशेषण होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं होमो सेपियंस। होमो क्या है? यहाँ पर होमो एक जीनस है और सेपियंस इसकी जाति है, मनुष्य का वानस्पतिक नाम है। तो होमो क्या है? जीनस का प्रतिनिधित्व करता है, सेपियंस प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखिए टाइगर का नाम दे रखा, टाइगर यानी कि चीता। तो इसका साइंटिफिक नेम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए पेंथ्रा लिखा हुआ है, ये लेटिनिक अर्थ है और साथ में इटालिक में लिखा गया। देखिए जो क्रॉस लिखते हैं ना ऐसे, ये इटालिक होता है। और पेंथ्रा के बाद में टाइगर्स लिखा हुआ है, ये इसकी स्पीसीज होगी। ये जीनस है और ये स्पीसीज है, तो दो नाम है, द्विपद नामकरण, इसी के नाम पर इसका द्विपद नामकरण हो गया। एक चीज यहाँ पर कुछ नियम है, तो नियम है जो आपको यहीं पे बता देता हूँ कि हमेशा जीनस का पहला अक्षर बड़े अक्षर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। स्पीसीज का पहला अक्षर छोटे लेटर में लिखा जाता है। तो जीनस का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है और प्रजाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होता है, ठीक है। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। लेखक का नाम जैविक नाम के अंत में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पेंथ्रा टाइग्रिस लिखा तो आगे कोष्टक लगा करके, जैसे लिनिस ने खोजा तो LINN लिख देंगे। तो यहाँ पर मेंजीफेरा इंडिका और लिन लिखा हुआ है, तो ये मेंजीफेरा इंडिका जिसकी सबसे पहले नाम है वो लिनिस ने दिया था, तो आगे इसको लिन लिख दिया। यह इंगित करता कि इस प्रजाति का वर्णन सबसे पहले लिनियस ने किया था। ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। क्या क्या चीजें हमने बात की है कि साइंटिफिक नेम पेंथ्रा टाइग्रिस, पहला वंश, दूसरा जाति, इसमें पहला अक्षर बड़ा और स्पीसीज में छोटा। अगर किसी ने इसकी खोज की है तो उसके लिए आगे हम लिन नाम लिखते हैं, या लिन ने, मतलब लिन ने किया, लिनियस ने किया तो लिन, अगर और किसी ने की तो उसका नाम आ जाएगा। ये आपकी बाइनोमियल नोमेनकल्चर हो गया। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। टेक्सोनोमिक श्रेणियां कौन कौन सी? वर्गीकरण में चरणों का पदानुक्रम शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक चरण एक वर्गीकरण श्रेणी होती है, रैंक होती है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि यहाँ पर किंगडम,
किंगडम हो गया, फाइलम है, क्लास। ये इस प्रकार से हम जो लिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, एक रैंक को प्रदर्शित करते हैं, एक श्रेणी को प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी श्रेणियां मिलकर के एक वर्गीकरण पदानुक्रम बनाती है। अगर इन सभी को मिला दें, 6 या 7 हैं, इनको मिला दें तो इनको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की या वर्गीकरण पदानुक्रम कह देते हैं। प्रत्येक श्रेणी रैंक या टेक्सोन वर्गीकरण की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखिए, यहां पर ये दे रखे हैं टोटल फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 है। देखिए सबसे जो बड़ी इकाई आती है या सबसे पहले जो आता है वो है किंगडम, जिसे हम इसमें एनिमेलिया किंगडम का एग्जांपल ले लेते हैं। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, पक्षी, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एग्जाम्पल भी साथ में लिया हमने, ये एनिमल हो गया। एनिमल के बाद में एनिमल्स के नीचे आता है फाइलम, और फाइलम बहुत सारे होते हैं इसमें भी, और फाइलम में हमने यहाँ पर कोर्डेटा ले लिया। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसमें बैकबोन या जो नोटोकोड उपस्थित होती है वो सभी इस फाइलम की कोर्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। क्लास आ जाती है फाइलम के बाद में, यानी कि वर्ग। क्लास में हम मेमेलिया ले लेते हैं। मेमेलिया में जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं वो आ जाते हैं, जो कि मेमरी पाए जाती है और वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, देख सकते हैं एग्जाम्पल। ऑर्डर यानी कि गण, गण तो गण में यहाँ पर कार्निवोरा गण दे रखा। कार्निवोरा में मांसाहारी जीव आते हैं जो कि मांस को फीडिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सभी मांसाहारी जीव हैं। ऑर्डर के बाद में आता है इसमें फैमिली, जिसमें कैनिडी फैमिली ली गई है, जिसमें आपकी कुत्ता, बिल्ली है, ये आ जाते हैं। फैमिली के बाद में आता है आपका जीनस। जीनस में कैनिस जीनस लिया हुआ है, जिसमें देखिए डॉग है, भेड़िया है, जैकल्स, ये आ जाते हैं, लकड़बग्गा वगैरह, ये इसमें आता है जीनस में। स्पीसीज की बात करें तो कैनिस लूपस, जो कि डोमेस्टिक डॉग की स्पीसीज होती है, स्पीसीज आ गई इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से याद करनी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये क्रम होता है इसका। उल्टा भी याद कर सकते हैं, उल्टा भी पूछा जा सकता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, सभी को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि बहुत सारी स्पीसीज मिलकर के क्या करती हैं, जीनस का फॉर्मेशन करती है, जीनस के अंदर पाई जाती हैं। बहुत सारे जीनस हैं ये फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। अगर बहुत सारी फैमिली है वो गण में मिल सकती हैं, और क्लास के अंदर आपके बहुत सारे गण होते हैं, फाइलम में बहुत सारी क्लासेज होती हैं, और किंगडम में आपके फाइलम होते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे ना, तो आपकी सिमिलरिटीज है वो कम ही होती जाएगी। सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं कम होती जाएगी, और किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगी तो समानता बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। किसी विशेष श्रेणी में रहने वाले जीवों के समूह को टैक्सन कहते हैं, यानी कि किसी श्रेणी में अगर ये है तो इसको टैक्सोन कह देंगे। इस श्रेणी में जितने भी जीव आते हैं इन सभी को हम टैक्सोन कह देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लास मेमेलिया, मतलब जिस श्रेणी की हम बात करें उसको हम टैक्सोन कह देते हैं। अब एक एक करके सभी का हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। देखिए स्पीसीज की बात करते हैं। सबसे पहले जातियां, यह निकट संबंधित जीवों का एक समूह है, मतलब आपस में संबंधित जितने भी जीव हैं उनको हम स्पीसीज कह देते हैं, जो कि फर्टाइल है या संतान पैदा परस्पर प्रजनन करने में सक्षम होती है। संतान पैदा करने के लिए परस्पर प्रजनन करने में सक्षम होती है, सबसे निचली श्रेणी आती है। ठीक है, और इसको हम वर्गीकरण की इकाई भी कह देते हैं स्पीसीज को। तो ध्यान में रख लेना, प्रजनन करने योग्य, संतान उत्पन्न करने वाले जो आपस में निकट संबंधी जो जीव होते हैं वो सभी स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ये एपेंडोडाइटस फोर्स्टेरी, ये आप जो सील कहते हैं ना, पेंगुइन है, पेंगुइन की जो एक जाति यहाँ पे दे रखी है फोर्स्टेरी। फिर आप पेंथ्रा टाइग्रिस, इसकी जाति होगी पेंथ्रा। फिर यहाँ पर डेनास प्लेक्सिपस, ये आपकी जो बटरफ्लाई है उसकी जाति होगी। तो इसकी जातियां होती हैं जो आपस में संबंधित जो होती हैं वो स्पीसीज के अंतर्गत। 2003 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा, तो ये बता देता हूँ। देखिए कॉमन नाम है, ये जेनेरिक नाम है, और ये एपिथेट है। जैसे मैंगो के नाम की हम बात करें साइंटिफिक नेम तो मेंजिफेरा जेनेरिक नेम और इंडिका स्पीसीज। पोटैटो की हम बात करें तो सोलेनम और ट्यूबरोसम। नाइट सैड है तो सोलेनम नाइग्रम। टोमेटो की सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल की सोलेनम मेलेनोगेना। लोइन की है पेंथ्रा लियो, ये एनिमल्स आ गए यहाँ पे। टाइगर की पेंथ्रा टाइग्रिस। लेपर्ड की पेंथ्रा पार्डस। मॉडर्न मैन होमो सेपियंस। तो यहाँ पर देखिए
जाति है ना, जाति वो अलग अलग होती है, और एक जैसे मिलने वाले जो जीव हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो जनन करके संतान उत्पन्न करती है वो स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। जीनस की हम बात कर लेते हैं। देखिए यह निकट संबंधी प्रजातियों का समुच्चय होता है, मतलब बहुत सारी आपस में संबंधित जो स्पीसीज होती है वो मिलकर के जीनस बनाते हैं। जैसे कि आलू, टमाटर, बैंगन, ये सोलेनम जीनस की प्रजातियां अभी हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे इसके अंदर ये देखिए आलू, टमाटर, बैंगन, ये राबर, तो इन सभी की क्या है, सोलेनम क्या है, एक जीनस है जिसके अंदर ये प्रजातियां आती। शेर की हम बात करें, शेर, तेंदुआ, बाघ, इनमें क्या होता है, पेंथ्रा प्रजाति की शेर, तेंदुआ और बाघ, पेंथ्रा प्रजाति की प्रजातियां हैं। पेंथ्रा यह जीनस फेलिस का, एक मिनट, थोड़ा सा ये लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है मेरे को, क्योंकि कुछ शब्द मिस हो गए हैं। दोबारा से इसको देखते हैं। देखिए शेर, तेंदुआ और बाघ, ये पेंथ्रा जो है जीनस उससे संबंधित है, ठीक है, ये जीनस है पेंथ्रा जीनस से। और यहाँ पर फेलिस जो कि बिल्लियों के लिए है, तो ये उससे क्या होती है, अलग होता है। इसका जीनस है वो इसके जीनस से अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर भी इसके बारे में दे रखा है, वो अलग अलग हमारा देखिए स्पीसीज है, फिर जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। सबसे मोस्ट इंक्लूसिव होता है ये, और ये लेस इंक्लूसिव होता है। मतलब ये जो होता है अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो समानताओं में क्या होती है, कमी आती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो समानताओं में वृद्धि होती है। ये थोड़ा सा अब ये जीनस के बाद में आता है फैमिली यानी कि वंश। यह निकट संबंधित प्रजातियों का एक समूह होता है। ये प्रजाति नहीं, जीनस कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जीनस का समूह होता है। आपस में संबंधित जीन्स जो होते हैं उनका समूह होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फैमिली सोलेनेसी में जीनस सोलेनम, जीनस पेटूनिया और जीनस धतूरा शामिल होता है। यहाँ पर क्या है, फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी में देखिए एक तो आपका सोलेनम आता है, पेटूनिया आता है, धतूरा, ये क्या है, जीनस है जो इस सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम जीवों के अंदर बात करें तो फैमिली फेलिडी है। फेलिडी में पेंथ्रा जीनस आता है और फेलिस जीनस आता है, ये इस फेलिडी के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे जीनस मिलकर के वंश के अंदर पाए जाते हैं या वंश का फॉर्मेशन करते हैं। गण की हम बात कर लेते हैं। ऑर्डर, यह संबंधित वंशों का समूह है। वंशों का मतलब फैमिली जो होती है उनका समूह है। जैसे कि ऑर्डर पोलीमोनियलस, पोलीमोनियलस में क्या होता है कि कौन कौन सी फैमिली आती है, कोनवोल्यूलेसी जो फैमिली ये आती है, और फैमिली सोलेनेसी है इसके अंतर्गत आती है पोलीमोनियलस गण के अंदर। इधर हम एनिमल्स की बात करें तो इसमें गण दे रखा कॉर्निवोरा, जो मांसाहारी जीव उनका है कॉर्निवोरा। कॉर्निवोरा के अंदर फेलिडी फैमिली आती है और कैनेडी वंश है, ये इसके अंतर्गत आता है कॉर्निवोरा में। तो बहुत सारे जो वंश होते हैं आपस में संबंधित वो गण का फॉर्मेशन करते हैं। इसी स्लाइड के अंदर मैंने वर्ग को की ऐड कर दिया। वर्ग मतलब क्लास, तो इसमें संबंधित जो गण होते हैं वो मिलकर के या संयोजन से क्या बनते हैं, वर्ग या क्लास। जैसे प्राइमेटा, कॉर्निवोरा आदि जो होते हैं ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा। अब फाइलम, संघ या फाइलम जो होते हैं ये जंतु के लिए उपयोग में लेते हैं। और डिवीजन या प्रभाग, हिंदी में प्रभाग कहते हैं डिवीजन को, ये हम प्लांट्स के लिए उपयोग में लेते हैं, ठीक है। यह संबंधित वर्गों का संयोजन है। बहुत सारे संबंधित वर्ग मिलकर के संघ या फाइलम बनाते हैं। जैसे कि उभयचर, सरीसृप, एविज, स्तनधारी, ये सभी वर्ग हैं और ये कोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। किंगडम की हम बात कर लेते हैं तो संबंधित जितने भी फाइलम होते हैं उनके संयोजन से क्या बनता है, किंगडम बनता है। और सबसे उच्चतम श्रेणी है, सबसे निम्नतम स्पीसीज उच्चतम जगत या किंगडम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में जैसे एक्सेरोपिस जंतु आ जाते हैं। और किंगडम प्लांटी की हम बात करें तो प्लांटी किंगडम के अंदर आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये आ जाते हैं। तो ये सबसे उच्चतर श्रेणी हो जाएगी। ये आपके जो टेक्सोनोमी की हायरार्की वो हमने डिस्कस कर ली। अब जीव अपनी वर्गीकरण श्रेणियों के साथ, अलग अलग श्रेणियां हैं उनकी किस प्रकार से, तो वो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए कॉमन नेम है और इसके नीचे बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं, फिर स्पीसीज का नाम है, फिर जीनस का नाम है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ये टेबल दे रखी है।
फिर इसकी क्लास कौन सी है, फिर फाइलम और फिर किंगडम। प्लांट के लिए हम डिवीजन यूज करते हैं। तो सभी का वर्गीकरण दे रखा है, एक मैन का है, हाउस फ्लाई का है, मैंगो का है और व्हीट यानी कि गेहूं का। तो मैन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसका बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, स्पीसीज इसमें सेपियंस है और होमो इसमें जीनस है। फैमिली की बात करें तो होमोनिडी के अंतर्गत आते हैं। ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा, 2011 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। क्लास है मेमेलिया, मेमेलिया क्लास के अंतर्गत आती हैं। और फाइलम कोडेटा हो जाएगा और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। हाउस फ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, स्पीसीज डोमेस्टिका, मस्का जीनस हो जाएगा। म्यूसिडी इसकी फैमिली है, ऑर्डर डाइप्टेरा हो जाएगा। इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा और एनिमेलिया किंगडम हो जाएगा। ये आपके एनिमल्स के और ये प्लांट के एग्जांपल देखें। मैंगो की बात कर लेते हैं, मेंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका स्पीसीज है, मेंजीफेरा क्या है, जीनस है। एनाकार्डियेसी क्या है, यहाँ पर फैमिली है। और सेपिंडेल्स आपका ऑर्डर हो जाएगा, गण हो जाएगा। डाइकोटिलेडन्स है जो कि क्लास है। और एंजियोस्पर्म इसका फाइलम, डिवीजन बोलेंगे हम, फाइलम तो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, डिवीजन हो जाएगा। और आपका किंगडम हो जाएगा प्लांट। गेहूं की हम बात कर लेते हैं, व्हीट की। ट्रिटिकम एस्टिवम, तो एस्टिवम यहाँ पर जाती है, ट्रिटिकम जीनस हो जाएगा। फैमिली क्या है, पोएसी, और पोएल्स यहाँ पर क्या गण है। ऑर्डर मोनोकोटिलेडियंस जो है क्लास, उसके अंतर्गत आता है ये। और जो आपका डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म और प्लांटी किंगडम हो जाएगा। तो ये अलग अलग वर्गीकरण दे रखा है जो आपके एनसीईआरटी में। तो यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बना है और अब भी बन सकता है। अब देखिए जितने भी जीव हैं उनको पढ़ने के लिए हमें किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है किसी भी जीव के बारे में, किसी प्लांट के बारे में जानकारी के लिए, उनको हम टेक्सोनोमिक एड्स कह देते हैं, टेक्सोनोमिक सहायता कहते हैं, उनके वर्गीकरण का पता करते हैं। तो इसमें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम हर्बेरियम की बात करते हैं। हर्बेरियम का हिंदी अर्थ निकाले तो अर्थ निकल करके आता है कि पेड़ पौधों को सुखा करके उनका परिचर्या करना या सुरक्षित करना। हर्बेरियम वर्गीकरण अध्ययन में त्वरित रेफरल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह पौधों के नमूनों का एक भंडार गृह होता है जिन्हें सुखाया जाता है, दबाया जाता है और चादरों या सीट के ऊपर सुरक्षित किया जाता है। कोई भी प्लांट जो होता है ना, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी प्लांट है उसको हमने तोड़ा और तोड़ करने के बाद उसको सुखाया, सुखाने के बाद क्या किया हमने, जो टेक्स्ट बुक होती है उसके हमने इस प्रकार से उसको चिपका दिया, दबा दिया। और दबाने के बाद वो क्या हो जाता है, दब जाता है और ऐसे एक सीट के ऊपर हमने इसको सुरक्षित कर दिया। और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत वर्गीकरण के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाता है। जो हर जगह मान्य हो उस वर्गीकरण के अनुसार इसको हम व्यवस्थित करते हैं। 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इजी सा है। हर्बेरियम सीट पर संग्रह की तारीख, मतलब कब उसे हमने इकट्ठा किया, वो तारीख, स्थान कहाँ से लिया, वो अंग्रेजी नाम क्या है इसका, स्थानीय नाम। अगर हमें राजस्थान में अगर कोई चीज प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर हमें कैक्टस प्राप्त होता है या फिर नागफनी प्राप्त होता है, तो उसका स्थानीय नाम क्या होगा। ठीक है, उसका अंग्रेजी नाम भी, स्थानीय नाम और साथ में वानस्पतिक नाम भी लिखा जाता है। उसका जीनस क्या है वो नाम भी लिखते हैं और संग्रह किसने किया उसका नाम भी यहाँ पे लिखा जाता है। ये सभी जो चीजें हैं या सभी जो जानकारी है उस पे अंकित की जाती है। सीधा सा ही है, किसी भी पादप या जो प्लांट होता है ना, प्लांट, उसको लेते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको एक सीट के ऊपर सुरक्षित कर देते हैं, दबा देते हैं। जैसे यहाँ पर टेप लगाई हुई है ना, इसी प्रकार से दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या होता है, उसका सार्वभौमिक वर्गीकरण, उस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे उस संग्रह की तारीख, स्थान कहाँ से लिया, अंग्रेजी नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, वंश क्या है उसका, और संग्रह किसने किया, ये सभी चीजें जानकारी है वो वहां पे अंकित की जाती है। इसके बाद में हर्बेरियम, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये स्ट्रक्चर ऐड किया, देख लेना। इसके बाद में जो आता है सेकंड जो टेक्सोनोमिकल ऐड है वो है बोटनिकल गार्डन, जिसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कह देते हैं, वानस्पतिक उद्यान। देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन, इन दोनों की हमने बात की है। इन सीटू का मतलब होता है कि जहां पर जो चीज या जो जीव या जो ऑर्गेनिज्म जिस प्राकृतिक स्थान पर पाया जाता है उसी स्थान पर उसको व्यवस्थित करके या उसका देखभाल करना या उसको वहीं पर उसका जीवन व्यतीत करवाना या उसको जो आवश्यक चीजें है उपलब्ध करवाना, कहने का मतलब ये है। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है
कि उसको उस प्राकृतिक स्थान से लेकर के आकर के हम ऐसा स्थान बनाएं जहां पर वो प्राकृतिक चीजें उसको उपलब्ध करा करके उस स्थान से बाहर हम किसी भी स्थान पर उसको हम क्या करें, कंजर्व करें या सुरक्षित करें। जैसे बोटनिकल गार्डन है, तो बोटनिकल गार्डन में क्या करते हैं, हम बाहर से जंगल वगैरह से या किसी अन्य स्थान से पेड़ पौधे ला करके वहां पर लगाते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे वहां पर हम इकट्ठे करते हैं। तो उसका जो नेचुरल वातावरण है वो तो नहीं है, लेकिन उसको वो नेचुरल वातावरण हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये एक्स सिटू हो जाएगा। कहने का मतलब प्राकृतिक आवास से दूसरे आवास के ऊपर उसका संरक्षण करना। ये विशिष्ट उद्यान है जिनमें संदर्भ और पहचान के लिए जीवित पौधों का संग्रह किया। प्रत्येक पौधे को उसके वानस्पतिक नाम और वंश के साथ लेबल किया जाता है। प्रत्येक पौधे के ऊपर हम क्या करते हैं, उसका वानस्पतिक नाम और वंश है वो उसके साथ में इंडिकेट करते हैं, लगाते हैं। प्रसिद्ध जो वनस्पति उद्यान है हमारे वर्ल्ड की हम बात करें तो उसमें जो प्रसिद्ध हैं उनमें जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो आपकी दे रखा है रॉयल बोटनिकल गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड के अंदर है और यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा भारत के अंदर है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ भारत में है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखनी क्योंकि एनसीईआरटी में आपके दे रखी है। तीसरे नंबर पर आता है बायोलॉजिकल म्यूजियम, जैविक संग्रहालय। जैविक संग्रहालय से आप जानते ही होंगे, कहीं पर जाते हैं तो हम वहां पर कौन कौन सी चीजें पहले पाई जाती थी उन चीजों को सुरक्षित रूप में उनके अंदर रखा जाता है। जैसे कंकाल वगैरह रखना, किसी जीव की हड्डियों को रखना, इसके अलावा उस जीव की आकृति बना करके उनको सुरक्षित करना, ये चीजें होती है इसके अंदर। या किसी जो छोटे जीव होते हैं उनको मार करके उसको डब्बे में पैक करके रखना, बड़े जीव को एक बॉक्स में पैक करके उसमें लिक्विड भर करके रखना, ऐसी चीजें होती है इसके अंदर जैविक संग्रहालय में। यह अध्ययन और संदर्भ के लिए सुरक्षित पौधों और जानवरों के नमूनों का संग्रह होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक संग्रहालय में कंटेनरों या जार में परिरक्षक विलयनों में सुरक्षित नमूने होते हैं। मतलब संग्रहालय के अंदर छोटे छोटे जार या कंटेनर्स होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 12th क्लास में जब आपने प्रैक्टिकल किया हुआ तो आप लोगों को अलग अलग स्पोर्ट्स वहां पे दिखाए होंगे। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड भर करके उसके अंदर सुरक्षित करते हैं जो जीव होते हैं उनको। पौधे और जीवों को सुरक्षित सूखे पौधे और जीवों के सुरक्षित सूखे नमूने भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ये कंकाल देख सकते हैं ना, ये कंकाल जो होते हैं सूखे होते हैं। कीड़ों को इकट्ठा करने, मारने और पिन करने के बाद कीट को बक्सों में या बॉक्स के अंदर या छोटे डब्बों के अंदर क्या कर दिया, सुरक्षित किया जाता है। पक्षी और स्तनधारी जैसे बड़े जानवरों को उन बॉक्स जो होते हैं उनमें भर करके सुरक्षित किया जाता है। जानवरों के कंकालों का भी संग्रह यहाँ पर किया जाता है बायोलॉजिकल म्यूजियम और जैविक संग्रहालय के अंदर। और ये आपको जो बड़ी बड़ी कॉलेजें होती हैं या बड़े बड़े जो टूरिज्म स्थान होते हैं वहां पर देखने को मिल सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क की बात कर लेते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ये भी प्राणी उद्यान जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये वे स्थान होते हैं जहां पर जीवित जंगली जानवरों को मानव की देखभाल के तहत सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। कि मानव की देखभाल में कोई आर्टिफिशियल प्रकार से हम वहां पर क्या करते हैं, नेचुरल कंडीशन उपलब्ध करवाते हैं और वहां पे सुरक्षित करते हैं इसे। और यथासंभव उनके प्राकृतिक आवास प्रदान की, जैसे उसको प्राकृतिक आवास में रहती है ना, उसी प्रकार के आवास उपलब्ध करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनके खान पान और व्यवहार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उन जितने भी जीव हम वहां पर रख रहे हैं उनका खाने का समय क्या होता है, क्या खाते हैं वो, कैसे रहना सहना कैसा है, प्रजनन कब करते हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विश्व का सबसे बड़ा जो जू होता है वो क्रूगर है जो कि साउथ अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा जू है वो कोलकाता के अंदर। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख ले। इसके बाद में आती है की। देखिए की से बहुत क्वेश्चन पूछे गए आपकी फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, नीट, इन सभी में की से क्वेश्चन आए हैं। की का मतलब चाबी होता है वैसे तो यह समानता और असमानता के आधार पर कोई भी लक्षण होती है, उन लक्षणों को एक को मान्यता प्राप्त मिलती है और एक को अमान्य कर दिया जाता है। यह समानता और असमानता के आधार पर जीवों की पहचान करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। प्रकृति में विश्लेषणात्मक है। ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया, समान और असमानता के आधार पर। यह आमतौर पर जोड़ों में विरोधाभासी लक्षणों पर आधारित होता है। मतलब दो लक्षण होते हैं, कोई भी जीव है, कोई भी जीव के लिए, जैसे चूहे की हम बात करें तो दो इसके लिए कैरेक्टर हो गए। पहला कि इसके ऊपर बाल पाए जाते हैं, दूसरा हो गया इसके ऊपर बाल नहीं पाए जाते हैं। अगर इस पे पाए जाते हैं तो हम एक को मान्यता देते हैं और दूसरे को अमान्य कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों लक्षणों को युग्म रूप से हम इसे कपलेट कहते हैं। ठीक है,
प्रत्येक कपलेट के दो विपरीत विकल्प होते हैं, इनमें से केवल प्रासंगिक विकल्प ही स्वीकार किया जाता है तथा अन्य को अस्वीकार किया जाता है। जो सही हो प्राकृतिक रूप से उसको हम स्वीकार कर देते हैं और एक को अस्वीकार कर देते हैं। कुंज के प्रत्येक कथन को लीड कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कथन जो होता है उसको लीड कह देते हैं और ये दो प्रकार की होती है, इंडेक्टेड और एक तो इंडेक्टेड होती है, ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, एक ब्रैकेटेड और एक इंडेक्टेड, सॉरी ब्रैकेटेड और एक इंडेक्टेड, दो प्रकार की होती है। यहां से क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए इस प्रकार से होता है। पहला क्वेश्चन आ गया स्किन ड्राई स्किन, अगर होती है तो उसके लिए यस कर देते हैं, नहीं होती है तो नो। नो में कौन सा, सैलामेंडर जो होता है उसकी स्किन ड्राई नहीं होती है, मेंढक वगैरह जो उसमें आते हैं जिसकी स्किन ड्राई होती है उसके लिए एक और की, यानी कि एक और क्वेश्चन आ गया कि हेयर, उसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, कुछ होते हैं इसमें नहीं होते तो उसके लिए नो कर देते हैं, होते हैं तो यस कर देते हैं। नो का मतलब नहीं पाया जाता, लिजार्ड में हेयर नहीं पाए जाते, स्केल्स होते हैं उनके ऊपर। अगर यस हो गया आपका हेयर होते हैं तो उसमें अपोजिबल थम्स यानी कि जो पैरों के अंदर जो अंगुलियां जो होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर किस में नहीं पाई जाती और किस में पाई जाती है, जैसे यहाँ पर टाइगर में नहीं होती तो नो कर देती हैं, और होती है तो उसके लिए एक क्वेश्चन हो गया बाईपेडल, दो पैरों से चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं दो पैरों से नहीं चलते हैं, जो चलते हैं उनमें ह्यूमन आ गया, और नहीं चलते हैं तो उसमें आपके जो गोरिल्ला वगैरह ये आ गया। क्या हो गया, एक मिनट, गोरिल्ला वगैरह आ गया। तो ये आपकी की होती है जो समानता और असमानताओं के आधार पर होती है। अब देखिए ऐप में फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटालॉग्स, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आपके एग्जाम बुक के अंदर दे रखा है तो इनके बारे में देख लेते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पतियों का अध्ययन होता है, एक फौना होता है एक फ्लोरा होता है। फ्लोरा का मतलब वनस्पतियों का अध्ययन, कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष में पौधों की प्रजातियों के आवास और वितरण का जो वास्तविक लेखा जोखा होता है उसे हम फ्लोरा कह देते हैं। ठीक है। मैनुअल क्या होता है, देखिए वह रिकॉर्ड जिसमें किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए जानकारी होती है। कोई भी क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाती है उनके नामों की पहचान के लिए जो जानकारी होती है उसको मैनुअल कहते हैं। सॉरी मैनुअल, ये मोनोग्राफ। इसके बाद में आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, वे रिकॉर्ड होते हैं जिनमें किसी एक टेक्सन के बारे में जानकारी होती है। टेक्सन हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फाइलम है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, ये सभी अलग अलग टेक्सोन होते हैं। तो किसी एक टेक्सोन के बारे में जो जानकारी होती है उसको मोनोग्राम कह देते हैं। ये आपका मैनुअल है, ये मोनोग्राम हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है कैटालॉग, तो ये प्रकाशनों की सूची प्रदान करता है। जितने भी पुस्तक है, कोई भी पोस्टर है, ये सभी जब रिलीज होते हैं उनकी एक सूची बनती है और उन सूची का जो प्रकाशन होता है वो कैटालॉग के अंतर्गत होता है। आप सभी लोग जाते होंगे कपड़े वगैरह लेने के लिए या जो पैंट वगैरह लेने के लिए, तो आप एक लंबी सी लिस्ट या बुक दिखाता तो उसमें उसके कैटालॉग होते हैं उस कलर वगैरह की या कपड़ों के। तो वो जो कैटालॉग होता है ना, वो कैटालॉग वो क्या करता है, प्रकाशकों की सूची प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये लेक्चर कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। मैंने कोशिश की आपको वो अच्छे से समझाने की, इसी कारण से थोड़ी सी क्लास लंबी जरूर हो गई। आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करिए और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाले समय में और भी शानदार क्लासेज मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, थैंक यू।